And Assalamu alaikum to all class and hoping that you are listening and today our topic is the portfolio theories. जी हमने जिस दिन से स्टार्ट लिया तो हम ये देख रहे थे कि हमने थोड़ा सा क्योंकि मैं भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हूँ और मैंने ये सोचा कि मैं स्टूडेंट्स को थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के हवाले से इंफॉर्मेशन दूँ, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ के बारे में बताऊँ कि होता क्या है, शेयर क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होती है और ये मामलात कैसे चलते हैं। बट इससे भी पहले ये कैसे अराइज़ हुई चीज़ें, स्टॉक मार्केट्स का आपको पता चल गया, डिफरेंट स्टॉक्स का पता चल गया, एनालिसिस का आपको पता चल गया, किस टाइप्स के होते हैं। बेसिकली इसके बिहाइंड ये भी इम्पोर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि थ्योरीज़ हैं क्या, कि पोर्टफोलियो थ्योरीज़ हमें क्या बताती हैं। और ये आखिर जो भी एक स्टॉक एक्सचेंजेस चल रही हैं वर्ल्ड में, तो उसको उसका जो एनालिसिस किया गया, उसके जो प्रिंसिपल्स सेट किए गए, उसको जो ऑब्जर्व किया गया, तो उनको डिफरेंट शेप्स दी गई, उसके लिए डिफरेंट थ्योरीज अराइज की गई वक्त के साथ साथ। सदियों से जी स्टॉक मार्केट का सिस्टम चल रहा है पिछली 100-200 साल से। तब से ये चीज़ें ऑब्जर्व की जा रही हैं कि हाँ जी ये कैसा सिस्टम होता है। तब पहले जो है ना मैनुअल स्टॉक एक्सचेंजेस होती थी, अब क्या है इलेक्ट्रॉनिक हैं। जी आवाज़ आ रही है, आप सुन सकते हैं ना? जी सर, आ जी रही है। सर, अब हाँ, तो ऐसे ही था। मुझे आप सिंपल सी मैं एक बात मैं अपनी तरफ से क्लियर भी कर लूँ, हम थोड़ा सा काफ़ी दिनों से हैं ऑनलाइन। मोहम्मद सरवर कैसे हैं आप? ठीक है, ऑनलाइन हैं आप? मोहम्मद सरवर बात सुने, देखिए ये ऑनलाइन नहीं है कि नहीं है। सिकंदर बदर आप ऑनलाइन हैं? जी, यस सर, मैं हूँ ऑनलाइन। यस सर। अच्छा सिकंदर बदर, सिंपल बात, सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे मैं, क्योंकि इसको लेके चल रहा हूँ ना जी। स्टॉक मार्केट क्या यस होती सर। है? इट्स वेरी सिंपल, बताएं। सर, स्टॉक स्टॉक मार्केट वो होती है जहां फर्म्स आके पैसे लेती हैं। अगर उन्हें लोन चाहिए होता है तो दो उनके पास होते हैं ऑप्शंस, या किसी फर्म से या किसी बैंक से जाके ले लें, या फिर स्टॉक्स में स्टॉक वहां पे जाके स्टॉक शेयर करें और वहां से पैसे आप लें। तो वहां से वो पैसे लेती हैं, हम जाके वहाँ शेयर देते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। एंड बेसिक मकसद था टोटली हमें रिव्यूज करना, थोड़ा सा बिहाइंड इसके देखना कि आखिर क्या चल रहा होता है। जी बिल्कुल आपने सही बताया। स्टॉक मार्केट में क्या है कि जस्ट वहाँ पे क्या होता है, कैपिटल अकोमोलेशन होती है। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कैपिटल को फॉर्म कर लेता है। न्यू इश्यूज, डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं, वहाँ पे पैसे को इकट्ठा किया जाता है। अब ये तमाम स्टॉक एक्सचेंजेस में ना मामला चलते रहे, तो उसके साथ इन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया, मुख्तलिफ मेथड्स देखे, लोगों ने एनालाइज किया, तज्जिए किए, तो फिर उसको ना एक शक्ल दी गई डॉक्यूमेंटेटेड फॉर्म में। उसको एज अ थ्योरी का नाम दे दिया गया कि ये थ्योरी इसकी ये कहती है, इसकी वो कहती है। ये हम आज थोड़ा सा देखेंगे कि जो हम पोर्टफोलियो की तरफ गए तो इसके बिहाइंड क्या क्या अप्रोचेस थी। तो उसमें एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच है। ठीक है, आजकल तो मॉडर्नाइजेशन है, तो आजकल मॉडर्न अप्रोच चल रही है। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप कल क्लास स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, मैं अपने लास्ट लेक्चर में ना इंशाल्लाह आपको कुछ आइडियाज दूंगा कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, क्या मेथड है पाकिस्तान के हवाले से। तो इसमें देखिए जी, हमें अंदाजा होना चाहिए कि इसके बिहाइंड आखिर क्या सीन चल रहा था और कैसे सिस्टम चल रहा था। ये मैंने एक पिक्चर आपके सामने रखी है, आप देख सकते हैं इसको। पोर्टफोलियो थ्योरीज को डिफाइन कर रही है और इसमें बताया गया है ट्रेडिशनल अप्रोच में ना, बहुत पुरानी बात है, डो जोन्स थ्योरी इसको नाम दिया गया। डो जोन्स जो है ना, बेसिकली ना ये ऑब्जर्वेशंस देता था, ये ऑब्जर्व करता था चीज़ों को। ये इसका एक अपना जो है ना जर्नल था और उसमें एक मैगजीन था जिसमें वो बातें लिखता था। अब हम इसको देखेंगे। वी नोट दैट द थ्योरी मीन्स अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑन विच द प्रैक्टिस ऑफ एन एक्टिविटी इज बेस्ड। ठीक है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके ऊपर एक्टिविटीज बेस करती हैं। पोर्टफोलियो थ्योरीज गिव द इन्वेस्टर्स टू सिलेक्ट सिक्योरिटीज that will maximize return and minimize risk. These theories can be classified into different categories as depicted above. डेफिनेटली जी हमारा मकसद भी यही है कि इन्वेस्टर्स को गाइडेंस देना और उसको ये बताना कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है
तो उसको जो है ना जस्ट एक ही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना, उसकी पोर्टफोलियो बनानी है। पोर्टफोलियो मीन्स उसको एक से ज़्यादा नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ में आपने इन्वेस्ट करना है पैसा, एक से ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है ताकि वो रिस्क को मिनिमाइज कर सके और रिटर्न उसका मैक्सिमाइज हो। तो इसके बिहाइंड अब रिटर्न भी हमें मैक्सिमाइज चाहिए और रिस्क भी मिनिमाइज करना है हमने। तो इसके बिहाइंड जो हमारे इकोनॉमिस्ट कह लें या स्टॉक एक्सचेंज एनालिस्ट कह लें आप इसको, स्टॉक्स इवेल्युएशन में जो इन्वॉल्व थे, सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच में डो थ्योरी को हम देखते हैं। इसका मुकम्मल नाम था जी चार्ल्स डो, द एडिटर ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल। ये इसका एडिटर था, यूएसए में था। प्रेजेंटेड हिज थ्योरी दो अ सीरीज ऑफ एडिटोरियल्स। उसने जो है ना काफी सीरीज ऑफ एडिटोरियल्स में ना उसमें बातें लिखी, और डो फॉर्मुलेटेड अ हाइपोथेसिस दैट द स्टॉक मार्केट डज नॉट मूव ऑन अ रैंडम बेसिस but is in but is influenced by three distinct cyclical trends that guide its direction। उसने कहा कि जो है ना इसकी ना रैंडम मूवमेंट्स नहीं है, बहुत सिंपल है। उसने कहा रैंडमली मूव नहीं करती, ये नहीं है कि कभी कोई चीज कहीं जाती है कहीं जाती है। वो कहता है ये जो है ना एक साइकिल में चलता है। साइकिल क्या होता है जी? आप हमेशा याद रखिए, आपने मे बी एक साइकिल के बारे में पढ़ा होगा। सिंपल मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। आपको पता है ना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंट्रोडक्टरी से स्टार्ट होता है, फिर वो अराइज होता है, फिर वो पीक तक जाता है, फिर वो यस सर। डिक्रीज की तरफ आता है, फिर वो रिसेशन यस। में चला जाता है और उसके बाद फिर से उठता है। ठीक है। तो इसका ये मानना था कि हमने जो है ना स्टॉक एक्सचेंज भी ना ऐसे ही एक साइकिल में चलती है, और इसकी जो है ना तीन स्टेजेस होती हैं। दीज आर द प्राइमरी मूवमेंट्स एंड सेकेंडरी रिएक्शंस एंड द माइनर मूवमेंट्स। बेसिकली मकसद आपको पढ़ाने का है कि आपको नो हाउ हो कि इसके बिहाइंड थ्योरीज क्या थी। कोई ज्यादा भी नहीं पढ़ रहे, सिंपल एक ही पिक्चर को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट व्हाट आई हैव अंडरस्टूड अबाउट दैट। दीज आर द प्राइमरी मूवमेंट्स क्या कहती हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बताता चलो। द थ्योरी वाज डिराइव्ड फ्रॉम 255 वॉल स्ट्रीट जर्नल एडिटोरियल्स रिटन बाय चार्ल्स एच डो। वो जी चार्ल्स एच डो साहब जो थे 1851 से लेके 1902 तक जिंदा रहे, जर्नलिस्ट थे वो, फाउंडर एंड द फर्स्ट एडिटर ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है ना बेसिकली स्टॉक्स के हवाले से इंफॉर्मेशन देता है, एंड को फाउंडर ऑफ द डो जोन्स। ठीक है ना, ये उसका को फाउंडर एंड अ कंपनी। अच्छा आगे चलते हैं। फॉलोइंग डोज डेथ, ये जो थ्योरी आई ना ये उसके अपने जीते जी नहीं आई। ये क्या था, विलियम पीटर हिमिल्टन रॉबर्ट एंड ई जॉर्ज ऑर्गेनाइज्ड एंड कोलेक्टिवली रिप्रेजेंटेड डो थ्योरी। इन्होंने मिल के जो है ना डो थ्योरी को पेश किया बेस्ड ऑन द डोज एडिटोरियल्स। जो उसने लिखी थी बातें, अपना डाटा दिया था, उसी को मद्देनजर रखते हो। डो हिमसेल्फ नेवर यूज द टर्म डो थ्योरी नॉर प्रेजेंटेड इट एज अ ट्रेडिंग सिस्टम। उसने जो है ना प्रेजेंट भी नहीं किया था इसको, जस्ट उसका नाम, क्योंकि उसके मर जाने के बाद उसके दोस्तों ने जो उस पर रिसर्च कर रहे थे इन चीज़ों पे, उन्होंने मिल मिला के अपना जो रिसर्चर्स थे उन्होंने इसको डो का नाम दिया, क्योंकि डो की ही फाइंडिंग्स थी ना, वही अपनी बातें लिखता था जर्नल्स में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, क्या कहता है। वो कहता है जी कुछ होती हैं प्राइमरी मूवमेंट्स। वो कहते हैं दीज आर द लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स फ्रॉम 1 to 3 years or more of the prices of the securities on the stock exchange. Such movements can sway the entire market up to the long। वो कहता है कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं कि ना कि अगर वो राइज की तरफ जाता है, जब वो राइज होती हैं चीज़ें, तो वो जो है ना 1 साल के लिए चला जाता है, या 1 से 3 साल तक का पीरियड हो सकता है स्टॉक जो मूव कर रहे हैं मार्केट में। उसने एक एनालिसिस किया, तज्जिया दिया, जस्ट अपनी राय दी। अब जी नीचे क्या है, आप आवाज़ सुन सकते हैं जी? आपको आवाज़ आ रही है? हेलो, कैन यू हियर मी? जी सर, आ रही है सर, तो आ रही एक्चुअली है। मेरा कंप्यूटर भी समटाइम हैंग हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि कोई मसला ना हो गया हो। नहीं नहीं, आ रही है सर आवाज अब। हाँ, तो अब जो है ना ये है कि नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी रिएक्शन में वो क्या कहता है। वो कहते हैं दीज एक्ट एज अ रीस्ट्रेनिंग फोर्स ऑन प्राइमरी मूवमेंट, दीज आर इन अपोजिट डायरेक्शंस एंड प्राइमरी मूवमेंट्स एंड लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट वाइल। वो कहते हैं जो 1 साल की मूवमेंट होगी ना,
उसमें बड़े थोड़े से ही लेस देन शॉर्ट वाइल के लिए जो है ना थोड़ी कुछ रुकावटें आती हैं, जिनको वो कहता है कि थोड़ा सा अप डाउन होना, प्राइस में थोड़ा सा मूव होना, एक ये बात आती है। और उसने ये बोला कि ये शॉर्ट पीरियड में ख़त्म भी हो जाती है बात। तीसरी उसने कहा कि माइनर मूवमेंट आती है कि these are the day to day fluctuations in the market. The minor movements are not significant and have no analytical value as they are of very short duration. उसने कहा तीसरी माइनर मूवमेंट्स, उसने 3 मूवमेंट्स का नाम बताया और एक थ्योरी निकाल दी कि ये जो है ना इस पे आप बेस करें अपने मामलात को, अपनी इन्वेस्टमेंट को, और आप कामयाब हो जाएंगे। माइनर मूवमेंट्स उसने कहा है जो भी आती है ना स्टॉक्स में, स्टॉक्स की प्राइसेस में, वो जो है ना इतनी कम होती हैं कि इग्नोर कर दिया जाए तो उसको बेहतर है। These three movements have been compared with the tides, the waves and the ripples in the ocean as depicted in the figure 6.2 A and B. नीचे जो है ना ये मैंने डाटा कहीं से रिट्रीव किया है और मैंने कहा ये हमारा टॉपिक मस्ट होना चाहिए पोर्टफोलियो के हवाले से। और ये हमें सर नीचे ये जो है वर्ड ना, वाली फाइल भी अगर शेयर कर दी जाए तो ये भी सर बेहतर रहेगा हमारे लिए सर। नहीं मैं ये अपलोड करूंगा, आप टेंशन नहीं लें, ये कोई बात है। ठीक है सर, ओके सर। ये तो अपलोड होगी ना, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा। हाँ, अब जी हम देखते हैं उसने जो है ना पहली एग्जांपल दी है कि द प्राइमरी मूवमेंट बुलिश ट्रेंड, बुलिश का मतलब होता है अपवर्ड जाना, इन द स्टॉक मार्केट एज वेल एज सेकेंडरी मूवमेंट्स करेक्शंस। करेक्शंस होती हैं तो उसने बोला था ना कि शॉर्ट टर्म के लिए होंगी करेक्शंस। वो उसने एक जस्ट ग्राफ को ही डिफाइन किया है कि देखें जी यहाँ से एम से स्टार्ट हुआ है तो अगले एम तक गया है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ये देखें यहाँ से मूव हुई तो ऐसे 1 से लेके 2 साल के लिए हो गई, फिर ये शॉर्ट टर्म चेंज आया, फिर ये मूवमेंट अपवर्ड गई। ठीक है, बात को समझ रहे हैं आई थिंक। वो कहते हैं ये जो थोड़े वक्त के लिए कमी आई ये करेक्शन कहलाती है और ज्यादा अपवर्ड जाता है मामला। वो उसने कहा कि प्राइसेस तो अपवर्ड होंगी ही होंगी। अब आ जाती है नीचे, उसने एक जो लास्ट वाला हमने उसको देखा था, लास्ट पॉइंट कौन सा था मुझे अभी भूल गया, अभी अभी मूव डे टू डे वाली शॉर्ट, ये ऊपर देख लेते हैं। अच्छा माइनर 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 मूवमेंट हाँ, सर। माइनर मूवमेंट्स उसने जो है ना दिखाई हैं। उसने कहा है कि माइनर मूवमेंट जो स्टॉक में आती है ना वो डे बेसिस पे आती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ना आपको पता है कि बेसिकली आपको पता है कहीं पे भी जो प्राइस एडजस्ट होती है ना वो डिमांड सप्लाई का चक्कर होता है। तो डिमांड सप्लाई, उसकी प्राइसेस, उसके ग्राहक इतने बढ़ जाते हैं कि कभी कभी वो उसका ट्रेंड चल रहा होता है तो अपवर्ड हो जाती है। अब उसने ना देखिए ये कहा है figure 6.2b shows that intraday fluctuations in the stock price of HPCL on 11th February 2011 since morning 9 a.m. till evening 4 p.m. वो कहता है कि एक स्टॉक में ना इतना ज्यादा प्राइस में चेंज आ गया कि एक ही दिन में वो नीचे गिर गया और एक ही दिन में वो अपवर्ड हो गया, मूव हो गया। अच्छा, कोई इफेक्ट हुआ होगा किसी न किसी वजह से, ठीक है ना। अच्छा, नीचे आते हैं जी, रैंडम वॉक थ्योरी, इसमें क्या बोलता है। ये अब सेकंड थ्योरी है। इसने क्या कहा, अच्छा वो जो इसने नीचे वाले में बात बताई है तो इसका ये मतलब है कि आप जो है ना मूवमेंट जो भी देखें, जो इन्वेस्टमेंट चाहें, ऊपर वाली थ्योरी का यही मतलब हुआ ना कि इसमें जो शॉक्स आते हैं इसको मद्देनजर रखते हुए आप जो है ना इन्वेस्टमेंट करें। और उसका कहने का मतलब ये था कि जो पास्ट प्राइसेस हैं, सो आवर नेक्स्ट वी कैन प्रिडिक्ट ऑन द बिहेवियर। उसने जो भी बातें की प्रिडिक्ट, उसने टोटल ओवरऑल पास्ट स्टडी पे किया। अब यहाँ पे वो क्या कहता है, रैंडम वॉक थ्योरी में क्या बात होती है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू डो थ्योरी प्रेडिक्शंस कैन बी मेड अबाउट द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस प्राइसेस बाय केयरफुल स्टडी एंड द एनालिसिस ऑफ द प्राइस ट्रेंड। ये तो पहले वाली बात होगी, लास्ट थ्योरी की उसने बात की कि आप प्राइसेस को प्रिडिक्ट करते हैं अपने पास्ट डाटा पे। यहाँ पे वो क्या बोलता है, यहाँ कहता है कॉन्ट्रेरी टू दिस बिलीव एज पर द रैंडम वॉक थ्योरी, ये क्या बयान करती है, द बिहेवियर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज प्राइसेस इज almost unpredictable and there is a no relation between the present and future stock prices। वो कहते हैं कि ये जो बातें हैं, क्योंकि हर बंदे ने अपनी बात झाड़नी है ना, तो इसकी बात को भी थोड़ा सा माना गया। इसकी बात को क्या माना गया, रैंडम थ्योरी क्या हमें बता रही है यहाँ पे, वो कहता है, वो कहता है जी आप गलत हैं। उसने उसको कहा नहीं नहीं आप तो गलत हैं,
ये जो बात होती है ना वो इस बेस पे बात चलती है कि देयर इज अ नो रिलेशन, प्रेजेंट वैल्यू का और फ्यूचर वैल्यू का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा जो कुछ भी है ना ये इंफॉर्मेशन बेसिस पे चल रहा होता है। A change occurs in the price of a stock only because of a certain changes in the company, entire industry and the economy. वो कहता है कि जो इकोनॉमी में एक शॉक्स आते हैं या कुछ इंडस्ट्री जो चाहेगी वो ही होगा। The information about these changes are absorbed in the stock market and the stock prices move up and down, reflecting these changes immediately. वो कहता है कि इन चीजों की इंफॉर्मेशंस को ना अब्सॉर्ब किया जाता है और इसकी वजह से जो है ना स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन होती है। इंफॉर्मेशन कोई भी होगी, वो इकोनॉमिक शॉक लगने लगा तो वो कहता है उसकी इंफॉर्मेशन आ गई है तो प्राइस अप एंड डाउन होती है। ये जो है ना अब आगे क्या है, फर्दर चेंजेस विल अकर ओनली एज अ रिजल्ट ऑफ सम अदर न्यू प्राइस इन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। वो कहता है कि जो इंफॉर्मेशन फैलाई जाएगी उसकी मुताबिक स्टॉक प्राइसेस में चेंज आएगा, लिहाजा इसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है और उसने एक अपनी बात डाल दी। वो कहता है अब क्या है, अब जी आप आवाज सुन सकते हैं मेरी, कैन यू हियर मी, यू आर ऑन जी जी लाइन? सर, आ रही है आवाज। हाँ अच्छा, मैं अब आपको ना एक यहाँ पे ना एक छोटी सी कहानी सुनाने लगा हूँ। जस्ट 1 मिनट की बात होगी। वो ये था कि उसका नाम है जवाद हफीज। जवाद हफीज का नाम सुना हुआ है आपने कि नहीं? नहीं सर। ये जो है ना स्टॉक मार्केट, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का ना एक्सपर्ट है। मुझे उसकी एक बात याद आ गई है, उसको आप सुना करें अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। और जवाद हफीज साहब जो है ना एक जगह पे बयान कर रहे थे अपने एक इंटरव्यू में, उन्होंने बोला कि मार्केट में ना कभी कभी ऐसे होता है कि ये जो पैसा कमाने का मेथड है ना वो इंफॉर्मेशन पे या जो है ना इस तरह से इंफॉर्मेशन एक ऐसी फैला दी जाती है, अफवाहें फैला दी जाती है और अफवाहें फैला के ना वो जो है ना ये इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, ट्रेडर इन्वेस्टर्स, ये पैसा बना लेते हैं। कैसे भला? अब हम आते हैं एक बात पे। वो कहते हैं मिसाल के तौर पे, मैं एज अ एग्जांपल उसने दी थी, मुझे भी वही एग्जांपल याद आ रही है आपको इस हवाले से बताने के लिए। ये मैं जस्ट सपोज कर रहे हैं, सपोज किया कि पीआईए का शेयर जो है ना 5 रुपीज का है, 5 से 6 रुपीज का है। तो क्या होगा, इसकी कम प्राइस है ना, काफी कम है, तो वो एक ऐसा स्टॉक चुनेंगे जिसकी कम से कम प्राइस होगी स्टॉक मार्केट में। फिर क्या होगा, वहां पे ना एक लॉबी बना लेंगे और वो लॉबी मिल के जो है ना उसके शेयर्स जो है ना परचेज कर लेंगे अच्छे खासे ह्यूज अमाउंट में। ठीक है, सुन रहे हैं आप? लॉबी बनी, उसने 5 रुपीज का शेयर जो है ना ले लिया। अब उनके पास कोई 20 करोड़ के शेयर हो गए, 10 करोड़ से 20 करोड़ का शेयर हो गया, एक मिसाल के तौर पे एक ह्यूज अमाउंट है पाकिस्तानियों के लिए। तो फिर वो क्या करेंगे, वो जो उनके पास इतना ज्यादा एक लॉट इकट्ठी हो गई, फिर उनके जो है ना व्हाट्सएप पे ग्रुप बने होंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है या आप स्टॉक एक्सचेंज में बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्ट किया हुआ है आपने, तो वो ना एक इंफॉर्मेशन ऐसी फैलाएंगे कि पीआईए का जो है ना अलायंस होने वाला है एमिरेट्स से या एक अच्छी कंपनी के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, इस खबर को देखते हुए सुनते हुए वो कहेंगे कि हाँ हाँ बिल्कुल जी, ये जो है ना अलायंस होने वाला है इसका। जी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। हाँ, तो वो कहता है कि वो ऐसी अफवाह फैलाएंगे कि इसका अलायंस जो है ना एक तगड़ी कंपनी के साथ होने वाला है। जब ऐसी अफवाह वो सुनेंगे तो पता चलेगा कि लोग जो है ना कुछ इन्वॉल्व हो जाएंगे कि हाँ जी अब तो जो है ना इसका 5 रुपए का 7 रुपए का शेयर हो गया है, लिहाजा हमें ये ले लेना चाहिए और इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। अब बढ़ने वाली है यही बात देख के ना वो क्या कहेंगे कि ऐसे शेयर उनका बिकता चला जाएगा, वो एक दूसरे को भी कहेंगे कि हाँ जी ले लो। वो कहेंगे हाँ हाँ हमने ले लिया है इसका शेयर, पता चलेगा 15 पे आ गया है, 16 पे आ गया। फिर वो कहता है कि जब ये एक लॉबी अपना जिन्होंने इकट्ठे किए होते हैं शेयर, क्योंकि मार्केट में जो डिमांड बढ़ रही होती है तो जिस शेयर की, तो वो भी प्राइसेस बढ़ती जाती हैं उसकी बेस पे, उस डिमांड की वजह से।
शेयर में मूवमेंट लाजमी आती है, तभी तो लोग परचेज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इस सिनेरियो में। तो क्या होगा कि वो 15-16 का बेच के ना वो लोगों को थमा देंगे, फिर पता चलेगा कि उसका ना अलायंस होगा और ना उसकी ट्रेड इतनी ज्यादा होने लगेगी। जब वो बिक जाएंगे शेयर्स तो क्या होगा जी, उसमें यही होगा कि वो शेयर आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता वहीं पैसे 5 रुपए पे 6 रुपए पे आ जाएगा। तो अब क्या हुआ देखिए, ये जो रैंडम वॉक थ्योरी थी ये उसी एग्जाम्पल को जो है ना एक फॉलो कर रही है कि हाँ जी देखें जी, ऐसे इंफॉर्मेशन जो भी होगी इस किस्म की वो लोगों में फैलाई जाएगी और तब जाके जो है ना एक चेंजेस आ सकती हैं स्टॉक मार्केट में प्राइसेस की। अच्छा, इसको हम दोबारा देखते हैं। A change occurs in a price of a stock only because of certain changes in the company, entire industry and the economy. The information about these changes are absorbed in the stock market and the stock prices move up. क्या है स्टॉक मार्केट में देखें एब्जॉर्ब की जाती है ऐसी इंफॉर्मेशन, reflecting these changes immediately. Further change will occur only as a result of some other new piece of information. वो कहते हैं जी हमेशा ऐसी फर्दर चेंज भी ऐसे ही लाई जाएगी इंफॉर्मेशन फैला के। आओ जी, ये एक नई कहानी उसने बता दी। अब हम नीचे आते हैं। द बेसिक assumption in the random walk theory is that information is immediately and fully spread so that all investors have full knowledge of the changes occurred. ओहो, ये बिना हिल रहा है। Changes occurred in the economy and industry or a company. This is most instant adjustment in the stock prices with this news. ठीक है जी, तो न्यूज की वजह से जो है ना चेंजेस होती हैं, ये कहता है। Thus, the current stock price reflects all information in the market. Therefore, the price of a security 2 days ago will in no way help in the predicting of the prices of that security 2 days later. It also assumes that stock markets are efficient. This is also the reason for this theory to be known as a efficient market hypothesis. तो अब इसने जो है ना अपनी थ्योरी में ये बता दिया कि हमें जो था ना जो कुछ भी हुआ वो इंफॉर्मेशन स्प्रेड की वजह से हुआ, और जो 2 दिन पहले प्राइस है वो मुस्तकबिल में प्राइस उसकी बेस पे हम नहीं डिटरमाइन कर सकते, तो प्रिडिक्शन जो है वो गलत है। लिहाजा ये जो है ना ये आप जहन में रखें, ये एज्यूम किया जाए कि जो है ना स्टॉक मार्केट्स आर एफिशिएंट, यानी स्टॉक मार्केट एक ऐसा चैनल बन चुका है जो कोई एक एफिशिएंट है और ये अपनी मर्जी से जो है ना कुछ भी मार्केट में चेंज ला सकता है अपनी मार्केट को बढ़ाने घटाने के लिए। जी समझ आई है आपको कुछ इसकी सेकंड थ्योरी की? हेलो जी, ऑनलाइन है आप? जी जी यस सर। सर और ये सर। तो खालिद जावेद, देखें जी ये तो गायब है, बच्चे हैं आते ही नहीं है लाइन में। मकफूर कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक लग। यार वो नेक्स्ट क्लास से कोई वीडियो वाला भी सीन बनाए हैं बच्चों को सामने बिठा के, मैंने सुना वो चाइना से क्लासेस ऐसे ही ले रहे हैं। तो ऐसे कर लेते हैं सर। हाँ देखिए ये गायब हैं बच्चे, ऑन कॉल पे आते ही नहीं है। मारिया खान, ऑन करके ना वो हो गए मारिया हैं। खान पता नहीं अब सुन रही हैं हमें कि नहीं। मारिया खान ऑनलाइन है आप? अच्छा चलें कोई बात नहीं है। अंबर शेख ऑनलाइन आ गई हैं हमारे साथ। अंबर कैसी हैं आप? ठीक हैं? उनकी तो हाँ, तो मुझे लगता है नेट का सिग्नल का इशू। जी सर, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। चलें, ये समझ आया कुछ जी सेकंड सर। थ्योरी का आपको? जी सर। क्या बोला है मैंने, बताएं। अच्छा जी क्या बोला है? सेकंड थ्योरी और फर्स्ट थ्योरी में क्या डिफरेंस है? टू पोर्टफोलियो थ्योरीज हम पढ़ चुके हैं और आप जो है ना आप सुन ही नहीं रहे, ये क्या बात है? मैं ऑनलाइन थी मगर मैं सुना नहीं क्योंकि। अच्छा चलें ठीक है, आप जो है ना कोई बात नहीं है, आप सुने बस, ठीक है? ये तो अब सर
वो बात ये है कि मैं ना इस वजह से मम्मा चुप कर चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। इजी हूँ आप, बात को समझे, आगे सुने। अच्छा जी, जी सर। जी सर। मगफूर आपने सुना है थ्योरी हमने क्या पढ़ी है? दो है सर। है, समझ आई है दोनों बातें? जी जी सर। तो जो सेकंड थ्योरी है ना, वो ये बताती है कि ये एफिशिएंट मार्केट है, अपने साथ कुछ भी स्पेकुलेशन पे चलती है सेकंड थ्योरी जो है ना, वो ऐसे काम का कि अफवाहें फैलाई जाती हैं, स्पेकुलेशन करके ना उसको किया जाता है, बूस्ट नहीं, किया बस जाता इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किया जाता है। वो कहते हैं ये एफिशिएंट है जी, ये कुछ भी कर है। सकते जी हैं जी। अपनी मार्केट चलाने के लिए, ठीक है। और पहली थ्योरी का ऐसे क्या मकसद हुआ? उसने तो जस्ट यही बातें कही कि जी इसमें जो है ना शॉक्स आते हैं 3 किस्म के। और अब शॉक्स आते हैं और मूवमेंट्स के उसने बताया 3 मेथड थे मूवमेंट्स के, कि प्राइमरी मूवमेंट क्या होगी, हाँ, सेकेंडरी रिएक्शन क्या तो होगा, सेकंड जो वाले डे ने टू जो डे है ना और आवर टू आवर। सेकंड वाले जो है ना उसको रद्द किया। उसने कहा नहीं जी, ये तो जो है ना एक किस्म की मोनोपोली टाइप बात है, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करके अपने काम चलाए जाती हैं। अब नीचे आते हैं, नीचे क्या कहता है कि इसको हम देखते हैं कि व्हाट फार्मूला प्लान्स। कुछ जो है ना थर्ड थ्योरी में ना फार्मूलाज को डिफाइन किया गया। देखते हैं ये क्या बोलता है। सर्टेन मैकेनिकल रिविजन्स टेक्निक्स और प्रोसीजर्स हैव बीन developed to enable investors to benefit from price fluctuations in the market by buying stock when prices are low and selling them when prices are high. These techniques are referred as a formula plans. Formula plans are primarily oriented to achieve loss minimization rather than return maximization. वो कहता है बस जो है ना डिवेल्प किए गए कुछ टेक्निक्स डिवेल्प की गई अपने आप को वो मिनिमाइज करने के लिए, रिस्क को लॉस मिनिमाइज करने के लिए ज्यादा फोकस किया गया रेदर देन कि रिटर्न मैक्सिमाइजेशन हो। तो इसमें हम इस बात को कह सकते हैं ना, ये जो लास्ट पॉइंट है उसमें क्या बोलता है वो, इट मींस दैट कि फार्मूला प्लान्स आर प्राइमरी ओरिएंटेड टू अचीव लॉस मिनिमाइजेशन। इन्होंने क्या किया कि लॉस को जो है ना मिनिमाइज कर दें, बस आप प्रॉफिट आपको जितना भी हो लेकिन लॉस मिनिमाइज हो जाना चाहिए इसमें जो भी आप इन्वेस्टमेंट की जाए। कुछ उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस किए। अच्छा आगे देखते हैं। फार्मूला प्लान प्रोसेस द फॉलोइंग फीचर्स, द अमाउंट अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इज प्री डिटरमाइंड, कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में आपको फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। द इन्वेस्टर वुड कंस्ट्रक्ट टू पोर्टफोलियोज, वन एग्रेसिव एंड द अदर डिफेंसिव विद हिज इन्वेस्टमेंट फंड्स। कहते जो भी इन्वेस्टमेंट हो ना उसको क्या किया जाए, उसको जो है ना एक एग्रेसिव बना दी जाए और दूसरी क्या हो, डिफेंसिव स्टॉक हो। जी एग्रेसिव स्टॉक का और डिफेंसिव स्टॉक की समझ है किसी को? जी सिकंदर बदर ऑनलाइन है? यप सर, मैं हूँ ऑनलाइन। हाँ, तो कोई आइडिया दें डिफेंसिव स्टॉक क्या होता है और क्या मतलब होगा, और एग्रेसिव स्टॉक में कोई आइडिया? नाम से ही जाहिर है। सर ये मेरे जहन में है। मैंने सुना, मैंने कल इस बारे में रीड भी किया हुआ है, मेरे अभी जहन में नहीं आ रहा जस्ट। अच्छा सिकंदर, क्या करते हैं आप, कहाँ पे होते हैं? सर मैं फिलहाल तो यहीं होता हूँ, कोई फिलहाल तो जॉब नहीं कर रहा, लेकिन अच्छा अच्छा, मुल्तान से ही ताल्लुक है आपका? जी जी सर, यहीं से ताल्लुक है। सही सही, चलें बच्चे पढ़ें आप, ठीक है ना, रीड अप किया करें चीज़ों को, क्योंकि आपने आगे स्किल्स लेके जानी है। चलें कोई बात नहीं है, जी हम इसको देखते हैं। देखिए जाहिर है, नाम से ही जाहिर है, वो कहते हैं कि कुछ जो है ना सेकंड फार्मूलाज उन्होंने डेवलप किए, कुछ टेक्निकल एनालिसिस डेवलप किए। उसमें उन्होंने ये बात की, फोकस ये किया कि कुछ जो है ना आप डिफेंसिव स्टॉक्स में डाल दें और कुछ एग्रेसिव स्टॉक्स में डाल दें। जी एग्रेसिव स्टॉक्स जो है ना वो इक्विटीज कहलाती हैं, यानी कंपनी के शेयर्स ले लें। कुछ जो है ना आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें और डिबेंचर्स में, क्योंकि बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जो है ना ये आपको फिक्स इंटरेस्ट देते हैं और इक्विटीज में आप प्रॉफिट एंड लॉस के मालिक होते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि जब आपकी पोर्टफोलियो दो जगहों पे हो जाएगी, एक जगह आप लॉस रख लें और एक जगह जो है ना आप क्या करें कि आप लॉस की बजाय जो है ना आप सिक्योर हो, तब जो है ना आपको फायदा होगा। ये एक मेथड अपनाया जाए। अब वो ये कहता है कि कम से कम आप इन्वेस्ट करें, इसकी रेशो क्या होनी चाहिए, 1:1 होनी चाहिए और 2:1 होनी चाहिए। वो कहता है अगर आपने एक डिफेंसिव स्टॉक लिया है तो एक जो है ना स्टॉक आप ले लें एग्रेसिव का,
और दूसरा क्या है, अगर आपने दो 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 एग्रेसिव स्टॉक लिए हैं तो एक आप डिफेंसिव में मस्ट आपका इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ये ना हो ना कि एक में तो चलें आप डूबे ही डूबे, दूसरे में भी डूब जाएं। वो कहता है दूसरा डिफेंसिव स्टॉक भी होना चाहिए, आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपको इतने पैसे वापस मिल जाएंगे। द पोर्टफोलियोज आर periodically monitored and adjusted accordingly। वो कहता है आप इसको ना periodically एडजस्ट करें, एक दो दो तीन तीन माह के लिए लेके चलें और एडजस्टमेंट करें कि आपको नुकसान ना हो पाए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। एग्जाम्पल उसने दी हुई है, वैसे एग्जाम्पल में यही पोर्टफोलियो के हवाले से ही बताया होगा ना, बाकी क्या बताया होगा। ठीक है, कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो तकसीम होनी चाहिए। ये सिंपल सिंपल बातें हैं, ये बड़ा ओल्ड है। हम जो है ना अभी नेक्स्ट जो है ना, मैं नेक्स्ट लिंक के साथ आता हूँ आपके साथ। ठीक है, सुन सकते हैं ना आप मुझे? कैन यू हियर मी? यस सर, सुन रहे हैं आप। हाँ, मैं आपको नया लिंक भेज रहा हूँ बिकॉज मीटिंग इज अबाउट टू एंड एंड वी विल स्टार्ट विद अ न्यू लिंक। सर अब देख लें, शायद ना हो, क्योंकि लास्ट वीक भी नहीं हुई थी मीटिंग एंड ना। नहीं, वो तो देख लास्ट लें। वीक में ना वो चल रहा था हमारे पास 25 दिसंबर वाला मामला चल रहा था, वो फ्री में था कुछ। अब जो है ना वो अच्छा फ्री अकाउंट वाली ऑप्शन नहीं है, ये जस्ट 25 दिसंबर से पहले पहले कुछ दिनों के लिए इन्होंने किया है। बट वी आर ओके। गोइंग टू कनेक्ट अगेन द मीटिंग, डोंट बी वरी, इंशाल्लाह ताला। ओके, आई एम एंडिंग द मीटिंग एंड कमिंग विद अ न्यू आईडी आई एम शेयरिंग ऑन द व्हाट्सएप। अल्लाह हाफिज़। ओके सर।